हेलो एवरीवन। आई होप कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब सिर्फ 40 से 45 दिन बचे हैं, आपको कंटिन्यू आपकी तैयारी करनी है। इस वीडियो में इंग्लिश के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इंग्लिश का ये 8वां वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप लोग अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर आप अब गैप करेंगे तो आपके लिए वो एक प्रॉब्लम बन जाएगी और धीरे धीरे करके आपका बहुत ज़्यादा छूट जाएगा। आपको सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ जेनरस। हमें करेक्ट एंटोनिम्स बतानी है जेनरस की। तो सबसे पहले अगर हमें एंटोनिम्स बताना है तो जेनरस की मीनिंग पता होना चाहिए। अगर जेनरस का मीनिंग नहीं पता है तो आप एंटोनिम्स या सिनोनिम्स नहीं बता सकते हैं। तो जो जेनरस का मीनिंग होता है उसका मतलब होता है किसी को केयर करना या किसी को कुछ देना, मतलब जैसे एक तरीके से दानी, जिसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बहुत बड़ा दानी है। तो जेनरस जो होता है इससे सेंस रखता है दानी से। अब हम इसमें ऑप्शन खोज लेते हैं। हमसे एंटोनिम्स कहा है तो एंटोनिम जो होता है इसका मतलब होता है अपोजिट। हमें अपोजिट मीनिंग बताना है, मतलब एक अच्छे आदमी का अपोजिट हमें बताना है। कोई अच्छा है, बहुत ही दयालु हो सकता है, जनरस का मतलब दयालु भी आप कह सकते हैं। इस तरीके का व्यक्ति है, हमें उसका अपोजिट बताना है। तो पहला दिया हुआ है काइंड। काइंड का मतलब भी दयालु होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा दिया हुआ है सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। तो दानी जो होगा वो तो अपने बारे में सोचेगा नहीं, वो दूसरों के बारे में सोचेगा। तो सेल्फिश जो है इसका उल्टा है। बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, केयरिंग और हम्बल। केयरिंग जो होता है एक अच्छा आदमी, दानी आदमी या फिर जो जनरस होगा वही केयर करेगा। हम्बल जो होगा वो भी जनरस ही होगा। तो अगर हमें अपोजिट बताना है तो हम सेल्फिश बताएंगे, क्योंकि सेल्फिश पूरी तरीके से अपोजिट है। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने बारे में सोचे, और जनरस का मतलब होता है जो किसी दूसरे के बारे में सोचता है, जो किसी दूसरे को कुछ देता है या उसकी सहायता करता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ विजिलेंट। हमें विजिलेंट की सिनोनिम्स बतानी है। विजिलेंट की सिनोनिम्स बताने के लिए फिर से वही है कि विजिलेंट की आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर विजिलेंट की मीनिंग नहीं आती है तो आप इसका सिनोनिम्स नहीं बता पाएंगे। तो विजिलेंट का जो मतलब होता है कोई जो बहुत अटेंटिव हो, मतलब कोई काम बहुत ध्यान से करने वाला हो, बहुत वॉचफुल या फिर अटेंटिव जो हो, इसका एक मीनिंग होता है वॉचफुल। जो कोई काम बहुत ध्यान से करता हो उसको विजिलेंट कहते हैं। तो पहला दिया हुआ है अलर्ट, ये उसका सिनोनिम्स हो सकता है। अलर्ट वही होगा जो अटेंटिव होगा। दूसरा दिया हुआ है स्लीपी, ये पूरा अपोजिट है, ये एंटोनिम्स हो सकता है। ड्रॉसी और टायर्ड ये दोनों भी उसके एंटोनिम्स हैं। ड्रॉसी का मतलब होता है जो आलसी हो, और टायर्ड का मतलब जो थका हुआ हो। तो इन तीनों का जो मतलब है ये उसका अपोजिट मीनिंग दे रहा है, क्योंकि विजिलेंट का मतलब जो अटेंटिव हो, वॉचफुल हो, एक्टिव हो। तो हमें अलर्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, ये उसका सिनोनिम्स होगा, मतलब सेम मीनिंग वाला होगा। क्वेश्चन है ही इज फॉन्ड म्यूजिक। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ही इज फॉन्ड म्यूजिक। तो फॉन्ड का जो मतलब होता है ये शौकीन होता है। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एक फ्रेज है। फॉन्ड ऑफ जो है ये पूरा का पूरा एक फ्रेज होता है। फॉन्ड ऑफ एक पूरा का पूरा फ्रेज होता है। इसका मतलब ही होता है किसी चीज का शौकीन होना। तो ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ऑप्शन में ऑफ दिया जरूर होगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट फ्रेज अगर हमें करना है तो ही इज फॉन्ड ऑफ होता है। अगर कहीं पर भी इस तरीके का सेंटेंस आपको मिलता है तो यही लगेगा, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। इस तरीके का सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। क्वेश्चन कह रहा है रीअरेंज टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैसेज। हमें एक पैसेज बनाना है या फिर पैराग्राफ बनाना है। हमें 4 सेंटेंसेस दिया हुआ है, इसी को अरेंज करके सही तरीके से लिख के एक ऐसा पैसेज बनाना है जिसका एक अच्छा मतलब निकले, जिसका कोई मीनिंगफुल
मैसेज आए। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट को खोजते हैं और उसकी तरफ से एंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है द सन सेट्स इन द वेस्ट, दूसरा दिया हुआ है सन द स्काई टर्न्स ऑरेंज एट सनसेट, उसके बाद दिया हुआ है इट इज ए पीसफुल टाइम, और लास्ट में दिया हुआ है बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट। तो अगर हमें इसमें बताना है तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट खोजना पड़ेगा, और स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा इसमें पी से हम स्टार्ट करेंगे, इससे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। सनसेट के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर पूरे चारों लाइन में। तो सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि सनसेट वेस्ट में होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद द सन सेट्स इन द वेस्ट, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे कि हम क्या देख सकते हैं। हम बताएंगे कि जब सनसेट होता है वेस्ट में तब क्या होता है, पीसफुल टाइम होता है। ये टाइम जो होता है बहुत ही पीसफुल टाइम होता है, यानी कि हमारा आर आएगा। दो हमने लिख लिए हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इट इज अ पीसफुल टाइम। उसके बाद हमें क्या बताना होगा, उसके बाद हमें बताना होगा कि इस टाइम पर क्या क्या होता है। उसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि चिड़िया अपने घोंसलों में वापस जाती हैं इस टाइम पर। हाँ, यानी कि हम एस वाले को बताएंगे, हम बताएंगे कि चिड़िया अपने घोंसलों में वापस जाती हैं, क्योंकि हमने पहले लिख रखा है इट इज ए पीसफुल टाइम। तो पीसफुल टाइम क्यों होता है, मतलब पीसफुल का मतलब यहाँ पर शांतिपूर्ण, बहुत अच्छा टाइम, मतलब देखने लायक टाइम होता है। तो देखने लायक क्यों होता है, क्योंकि बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट, चिड़िया अपने घोंसलों में वापस जाती हैं। और लास्ट में हम लिखेंगे क्यू को, क्यू में क्या कहा है, द स्काई टर्न्स ऑरेंज एट सनसेट। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हम बताएंगे सनसेट की कि द स्काई टर्न्स ऑरेंज एट सनसेट, सनसेट के टाइम पे स्काई ऑरेंज हो जाता है। तो हमारा जो सीरीज आया है पी आर एस और क्यू। हम ऑप्शन में देख लेते हैं कहां पर दिया हुआ है, पी क्यू एस आर पी आर एस क्यू, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। दूसरा कह रहा है रीअरेंज फॉर कोहेरेंस, मतलब वही सेम मतलब है, इसको रीअरेंज करके हमें फिर से एक पैराग्राफ बनाना है जिसका मीनिंग हो। तो कह रहा है द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, उसके बाद कह रहा है द स्टूडेंट्स वर क्वाइटली सीटेड, शी ग्रीटेड देम विद अ स्माइल, दे इमीडिएटली स्टूड अप इन रिस्पेक्ट। तो सबसे पहला चीज हमें स्टार्टिंग पॉइंट खोजना पड़ेगा। तो टीचर क्लास में अंदर जा रही है या गई थी, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा, क्योंकि जो भी बाद की एक्टिविटीज हो रही हैं वो जब टीचर क्लास में जाएगा उसके बाद की ही एक्टिविटीज हैं, उसके बाद ही हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले पी को लिखेंगे, पी को लिखेंगे द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उस टाइम जब टीचर अंदर गई तो क्लासरूम में क्या हो रहा था। क्लासरूम में स्टूडेंट क्या थे, बहुत शांति से बैठे थे। तो हमारा क्यू ऑप्शन आएगा, द स्टूडेंट्स वर क्वाइटली सीटेड, बहुत शांति से बैठे थे। उसके बाद तीसरा आएगा, जब टीचर अंदर गई स्टूडेंट शांति से बैठे थे, सी ग्रीटेड देम विद अ स्माइल, उसने उन लोगों को ग्रीट किया स्माइल के साथ। तो आर वाला ऑप्शन आएगा हमारा। और लास्ट में जब टीचर ने ग्रीट किया स्माइल के साथ अचानक से, तो बच्चे अचानक से उसके रिस्पेक्ट में खड़े हो गए, तो एस वाला ऑप्शन आएगा। जैसे कि इसमें एस वाला ऑप्शन पहले भी रखा जा सकता था कि द स्टूडेंट वर क्वाइटली सीटेड, दे इमीडिएटली स्टूड अप इन रिस्पेक्ट, सी ग्रीटेड देम विद अ स्माइल। लेकिन यहाँ पर जब क्लासरूम में कोई अंदर जाता है तो बच्चे अपने में बिजी होते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। तो मतलब पहले टीचर ग्रीट करेगी तो वो अचानक से देखेंगे और फिर रिस्पेक्ट में खड़े हो जाएंगे। तो हमारा सीरीज जो आया है पी क्यू आर एस, हम देख लेते हैं कहां पर ऑप्शन है, पी आर एस क्यू पी क्यू आर एस, सेकेंड वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है डिटेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो हम देख लेते हैं कि हमें कौन सा वर्ड दिया हुआ है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है।
हमें चारों ऑप्शन में एक ही वर्ड दे रखा है, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसने दिया हुआ है कैलेंडर। अब कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है ये हमें पहचानना है। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, कैलेंडर में ज़्यादातर लोग CALENDER ये वाला ऑप्शन करके आते हैं, जबकि ये वाला ऑप्शन गलत है। कैलेंडर की जो स्पेलिंग होती है वो होती है CALENDAR, ये स्पेलिंग होती है सही कैलेंडर की। हम ये स्पेलिंग खोज लेते हैं कहाँ पर है, दूसरे में दिया हुआ है CALENDAR, ये वाला हमारा करेक्ट है। दूसरे में दिया हुआ है CALA, तीसरे में दिया हुआ है CALLE, तो हमारा ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो गया। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आया है कैलेंडर। इसकी स्पेलिंग अब आपको याद होनी चाहिए, कहीं पर भी अगर गलती से भी आ जाए तो आपसे ये गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिटेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें फिर से करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। सक्सेस की आपकी दिया हुआ है, हमें सक्सेस की करेक्ट स्पेलिंग खोजनी है। तो सक्सेस की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है SUCCESS। सक्सेस में डबल सी और डबल एस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले में दिया हुआ है SUCESS सक्सेस, दूसरे में दिया हुआ है सक्सेस SUCCESS, ये हमारा करेक्ट है। तीसरे में दिया हुआ है SUC, मैंने कहा डबल सी होता है। चौथे में दिया हुआ है SUCC, लेकिन उसके बाद उसने S लगा दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत है और पहला वाला तो गलत ही है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। सी अर्ली बिकॉज ऑफ एन इमरजेंसी, हमसे कह रहा है यहाँ पर कुछ भरो और सेंटेंस दिया हुआ है सी अर्ली बिकॉज ऑफ एन इमरजेंसी। हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या भर सकते हैं। ये हो सकता है कि जल्दी उठी हो, जल्दी कहीं गई हो, ऐसा कुछ इसमें भरा जा सकता है। इमरजेंसी में जल्दी उठ गई हो, जल्दी कहीं चली गई हो, इस तरीके से हम भरेंगे। तो देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन है, उस हिसाब से हम यहाँ पर भरेंगे। पहला कहा है लेफ्ट, दूसरा कहा है लीव्स, तीसरा कहा है लीव और चौथा कहा है लीविंग। तो लीविंग नहीं हो सकता क्योंकि सेंटेंस इसमें बता रहा है कि वो इमरजेंसी में चली गई थी, जा रही है नहीं बताएगा, तो लीविंग हमारा गलत हो गया। कॉन्टिन्यूअस में ये नहीं जा सकता है। दूसरा दिया हुआ सी वाला दिया हुआ है लीव, ये सिंपल फॉर्म दिया हुआ है लीव वर्ड का या लीव वर्ब का सिंपल फॉर्म है। अगर हम यहाँ पर इसे यूज करते हैं सी लीव अर्ली बिकॉज ऑफ एन इमरजेंसी, यहाँ पर कोई टेंस फॉर्मेशन हम नहीं कर पाएंगे, हमें टेंस भी देखना है, ग्रामर भी देखना है, उस हिसाब से भरना है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी वाले में दिया हुआ है सी लीव्स अर्ली बिकॉज ऑफ एन इमरजेंसी, वो जल्दी चली जाती है। लीव्स अगर हम लगाएंगे तो उसका मतलब होगा वो जल्दी चली जाती है इमरजेंसी की वजह से, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। वो जल्दी चली जाती है इमरजेंसी की वजह से, इसका क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। सी लेफ्ट अर्ली बिकॉज ऑफ एन इमरजेंसी, ये पास्ट टेंस बता रहा है, लेफ्ट जो है ये पास्ट टेंस बता रहा है और यहाँ पर ये परफेक्ट बैठेगा अगर हम यहाँ पर भर दें सी लेफ्ट अर्ली बिकॉज ऑफ एन इमरजेंसी, तो सेंटेंस का मतलब कुछ इस तरीके से होगा कि वो जल्दी चली गई थी क्योंकि उसे कोई इमरजेंसी थी। तो ये पास्ट का एक सेंटेंस हम बना सकते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। उसके बाद कह रहा है द मीटिंग बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, कोई मीटिंग होने वाली है और कब होने वाली है, नेक्स्ट वीक में, हमें उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। द मीटिंग बी हेल्ड नेक्स्ट वीक हमें भरना है। बड़ा हिंट जो दे रखा है उसने, अगर हमें इसमें पहचानना है कि हम क्या भरेंगे तो यहाँ पर बी लगा रखा है। अगर बी लगा हुआ है तो इज वाज वर ये नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, बाकी जो आना होगा आएंगे, लेकिन ये तीन तो नहीं आएंगे। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है विल, दूसरा वाज, तीसरा वर और चौथा फिर से बी दिया हुआ है। तो इस बी का हम यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि एक बार बी यूज कर चुका है, तो ये गलत हो गया। वर मैंने कहा नहीं आएगा। द मीटिंग वर बी, ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। दूसरे में कहा है द मीटिंग वाज बी, वाज के साथ बी कभी नहीं यूज होता है। पहला कहा है विल बी, द
द मीटिंग विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। मीटिंग कब होगी? अगले वीक में होगी। ये फ्यूचर टेंस बताएगा और विल के साथ बी का यूज हम करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है ए है, हम यहाँ पर विल भरेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। PQR दिया हुआ है, इसका हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो कह रहा है द चिल्ड्रेन इन द पार्क वर प्लेइंग। हमें एक तरीके से इसमें टेंस के हिसाब से सेंटेंस बनाना है, क्योंकि उसने बता रखा है, पहला कहा है द चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे, इन द पार्क पार्क में, वर प्लेइंग खेल रहे थे। हमें सेंटेंस टेंस के हिसाब से एडजस्ट करके लिखना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा पी द चिल्ड्रेन, उसके बाद वो क्या कर रहे थे, हम आर को लिखेंगे, बताएंगे कि वर प्लेइंग खेल रहे थे। अब हम बताएंगे कि कहाँ खेल रहे थे, तो क्यू आएगा, पार्क में खेल रहे थे। तो PRQ हमारा ये होना चाहिए ए ऑप्शन, PRQ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, फिर से हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। कहा है द केक बेक्ड बाय मैरी। तो ये पहले से ही सीक्वेंस में दे रखा है, हमें इसका सीक्वेंस चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें बता रहा है कि जो केक है वो किसके द्वारा बनाया गया है, मैरी के द्वारा बनाया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि क्या बनाया गया है, केक बनाया गया है, और किसके द्वारा बनाया गया है, मैरी के द्वारा। तो द केक बेक्ड बाय मैरी। PQR हमारा PQR ऑप्शन आएगा। हम ऑप्शन में खोज लेते हैं ये सीक्वेंस कहाँ पर दिया हुआ है। पहले में दिया हुआ है QRP, तो सबसे पहले बेक्ड लगा दिया है। बेक्ड जो है ये वर्ब की फॉर्म है, तो हम सबसे पहले वर्ब नहीं लगा सकते हैं। दूसरे में दिया है PQR, तीसरे में दिया हुआ है PRQ, और चौथे में दिया हुआ है RPQ। मतलब हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है PQR, यहाँ पर ओ लिख दिया है, ये PQR है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, PQR। ये करेक्ट आंसर होगा, इसका सीक्वेंस जो है PQR में होगा। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद में ही रहता है, मतलब बहुत ज्यादा दूसरों से बातचीत नहीं करता है, अपने में ही खुश रहता है, अपने में ही वो अपना काम करता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ये पहला दिया हुआ है रिक्लूज, दूसरा दिया हुआ है माइजर, तीसरा दिया हुआ है एक्सट्रोवर्ट, और चौथा दिया हुआ है नोमैड। तो अगर हमें इसमें से ऑप्शन हटाना हो तो सबसे पहला ऑप्शन हम हटाएंगे सी को, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट हो सकता है लेकिन एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति अपने में ही रहता हो, ज्यादा किसी से बातचीत ना करता हो, वो इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है। अगर हम चौथा ऑप्शन देखें तो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नोमैड। नोमैड का मतलब होता है एक ट्रैवलर। ट्रैवलर ये अकेला हो सकता है, लेकिन हमेशा अकेला हो, हमेशा अकेले में ही रहता हो, अपने आप में रहता हो, ये जरूरी नहीं है। ट्रैवलर किसी से बातचीत भी करते रहते हैं, वो कहीं जगह के बारे में जानते भी रहते हैं, तो वो बातचीत करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में रहता हो। दो ऑप्शन हमने हटा दिए। दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है बी ऑप्शन, वो दिया हुआ है माइजर। तो माइजर का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है जो सिर्फ पैसों पर ध्यान दे, मतलब उसका फोकस किस पे होना चाहिए, फोकस उसका मनी पर होता है। वो सिर्फ पैसों से मतलब रखता है, बाकी और किसी चीज से मतलब नहीं रखता है। तो ये हमारा करेक्ट मीनिंग नहीं दे रहा है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। रिक्लूज का मतलब होता है कोई जो अकेला रहता हो, आइसोलेटेड रहता हो, आइसोलेटेड रहता हो, मतलब अगर वो किसी ग्रुप में है फिर भी वहां पर भी एक तरीके से वो आइसोलेटेड रहता है, उनसे मिलजुल के नहीं रहता है। तो ये हो सकता है, क्योंकि कहा है ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो अपने आप में रहता हो। तो ये वही कर सकता है, आइसोलेटेड वही रह सकता है जो अपने आप में खोया रहता हो। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर जो आएगा ए आएगा। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के दी गई हो, उसको हम क्या कहते हैं। तो जो बिना प्रिपरेशन की स्पीच दी जाती है उसे हम एक्सटेम्पोर कहते हैं।
एक्सटेम्पोर जो होता है इसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है जिसके बारे में आपको कुछ खास पता नहीं होता है, लेकिन उस पर आपको बोलना होता है, तो हम एक्सटेम्पोर कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी तीनों ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन मोनोलॉग दिया हुआ है। मोनोलॉग का मतलब होता है स्क्रिप्टेड स्पीच। स्क्रिप्टेड स्पीच होता है मतलब पहले से लिखी होती है ये। डायलॉग जो होता है ये पहले से लिखा होता है, हम इसको याद करके बोलते हैं। और ओरेशन का जो मतलब होता है, ओरेशन का मतलब होता है स्पीच जिसकी तैयारी हम पहले से करके रखते हैं। फॉर्मल स्पीच जिसकी तैयारी हम पहले से करके रखते हैं। तो इस तरीके से तीन ऑप्शन जो है इनको हम पहले से जानते हैं, मतलब पहले से हमें इनके बारे में पता होता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन एक्सटेम्पोर में हमें पता नहीं होता है कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। हमें अचानक से एक टॉपिक मिलता है और उस पर बोलना होता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है द रिपोर्ट इज बेस्ड, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भरना है। रिलायबल इंफॉर्मेशन, मतलब एक रिपोर्ट है जो किस पे बेस्ड है, रिलायबल इंफॉर्मेशन पे। तो हमें बताना है यहाँ पर कि हम क्या भरेंगे जिससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए और इसका मतलब कुछ इस तरीके का निकले। द रिपोर्ट इज बेस्ड रिलायबल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो रिपोर्ट है वो एक रिलायबल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि क्या भर सकते हैं। पहला दिया हुआ है एट, दूसरा ऑन, तीसरा बाई और चौथा विद दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम विद देख लेते हैं। अगर हम विद का यूज करते हैं तो विद का मतलब होता है एक तरीके से के साथ। तो रिपोर्ट इज बेस्ड विद रिलायबल इंफॉर्मेशन, ये सेंटेंस सही नहीं होगा। तीसरा है बाय, द रिपोर्ट इज बेस्ड बाय रिलायबल इंफॉर्मेशन, ये भी गलत हो जाएगा। बाय का मतलब होता है के द्वारा। बी ऑप्शन में दिया हुआ है ऑन, द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन रिलायबल इंफॉर्मेशन, मतलब रिपोर्ट जो है रिलायबल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, ये हो सकता है। पहला हम देख लेते हैं एट, द रिपोर्ट इज बेस्ड एट रिलायबल इंफॉर्मेशन। एट जो है एक पोजीशन की तरह से बताता है, तो एट रिलायबल इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ऑन। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन रिलायबल इंफॉर्मेशन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड हियरिंग फ्रॉम यू, मैं, तो इस सेंटेंस का एक तरीके से मतलब है कि मैं आप इंतजार कर रहा हूं आपकी तरफ से कुछ सुनने के लिए, ये इसका मतलब होता है। और ये यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि जो फ्रेज वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता नहीं चलेंगे कि ये फ्रेज वाले क्वेश्चन है। इसमें एक फ्रेज का क्वेश्चन है ये। इसमें फ्रेज कौन सा है, लुकिंग फॉरवर्ड, ये पूरा फ्रेज होता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये एक पूरा फ्रेज होता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब मैं इंतजार कर रहा हूं, इस तरीके की मीनिंग देता है। ये पूरा का पूरा एक फ्रेज होता है जो हम किसी सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं। तो हमें इसमें खोजने की जरूरत ही नहीं होती है। जो फ्रेज वाले सेंटेंस आते हैं, जो फ्रेज वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप अपने मन से कुछ नहीं भर सकते हैं। हो सकता है इन चार ऑप्शन में से कोई और ज्यादा सही लग रहा हो, लेकिन हमें फ्रेज को कंप्लीट करना होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है इडियम्स और फ्रेज दोनों है। इडियम्स भी है और फ्रेज भी है, तो फ्रेज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसा पूछ लेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये फ्रेज का क्वेश्चन है। तो ये पूरा का पूरा एक लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये पूरा एक फ्रेज है, हम इसको बदल नहीं सकते हैं। तो इसमें टू भरा जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन हुए हैं, नंबरिंग गलत हो गई थी इस वजह से 18 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन टोटल 15 क्वेश्चन ही हुए हैं। एग्जाम में दिन बहुत कम बचे हैं, आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत से लोग परेशान हैं कि टेस्ट कठिन आ रहा है, तो देखिए जो पढ़ाया जाता है वो आपकी तैयारी के लिए होता है और टेस्ट जो होता है वो आपके प्रैक्टिस के लिए और आपके परफॉर्मेंस चेक करने के लिए होता है। तो टेस्ट हमेशा थोड़ा हार्ड ही आता है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश का जो टेस्ट होता है इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, मैंने पेपर देखा हुआ है, इतना हार्ड नहीं होता है, वो पेपर किसी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। जो पेपर उसमें बनाया हुआ है 40 में से 30 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप
पहले ही मान के चलते हैं कि पेपर कठिन है तो आपसे वो पेपर सॉल्व नहीं होगा।